हेलो स्टूडेंट्स, हम काव्यखंड कंप्लीट कर रहे थे जिसमें हम आपके पिछले 8 चैप्टर कंप्लीट करवा चुके हैं। आज है आपका 9वें नंबर का अध्याय जो कि है रुबाइयाँ गज़ल। इसे कंप्लीट करेंगे सभी क्वेश्चन के आंसर के साथ। मैं पिछले चैप्टर आपके कंप्लीट करवा चुका हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 देख लेंगे वीडियो जा करके, पहले इसे कंप्लीट कर लीजिए। शायर राखी के लच्छे को बिजली की चमक की तरह कहकर क्या भाव व्यंजित करना चाहता है। इसका आंसर दिया गया है, शायर राखी के लच्छे को बिजली की चमक की तरह जो है भाव व्यंजित करना चाहता है कि रक्षाबंधन सावन के महीने में आता है। इस समय आकाश में घटाएं छाई हुई होती है ना, जो होता है उस समय रक्षाबंधन के टाइम पे क्या होता है ना कि बादल छाए होते हैं आसमान में, उनमें बिजली भी चमकती है ना, बादल कड़कड़ाते हैं, बिजली चमकती है। राखी के लच्छे बिजली कौंधने की तरह चमकते हैं ना। जो राखी होती है हाथ में, उसमें गोल टाइप का बना होता है लच्छा, उसमें मोती टाइप के लगे होते हैं जो कि बिजली कौंधने, बिजली की तरह चमकते हैं। जब बिजली चमकती है जैसी उसी उनमें चमक पड़ती है ना। तो बिजली की चमक सत्य को उद्घाटित करती है, सत्य को उद्घाटित करती है बिजली की चमक। जो बादलों की बिजली है वो तो उद्घाटित करती है, तथा राखी के अच्छे रिश्तों की पवित्रता को व्यक्त करती है ना। तो जो राखी के लच्छे में और बिजली की चमक में जो चमक उठ रही है ना, तो वो क्या होती है, वो सत्य को उद्घाटित करती है, उद्घाटित करती है ना। तो ये उसकी रिश्तों की पवित्रता, भाई बहन के रिश्ते की पवित्रता को व्यक्त करती है। घटा का जो संबंध बिजली से है वही संबंध भाई का बहन से है। तो इस प्रकार आप इसका आंसर कंप्लीट कर सकते हैं। शायर राखी के लच्छे को बिजली की चमक की तरह क्या भाव रखकर व्यंजित करना चाहता है। इस प्रकार से आप इसे कंप्लीट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, खुद का पर्दा खोलने से क्या आशा है। आंसर रहेगा, खुद का पर्दा खोलने से आशा है कि अपने बारे में बताना, मतलब अपनी बात कह देना। अपना ही पर्दा खोले हो मतलब अपना बात सामने वाले के सामने प्रकट कर देना, बता देना पूरी तरह से, अपने बारे में बताना। यदि कोई व्यक्ति किसी दूसरे की निंदा करता है या बुराई करता है तो वह स्वयं की बुराई कर रहा होता है। इसलिए शायर ने कहा है कि मेरा पर्दा खोलने वाली अपना पर्दा खोल रहे हैं, है ना। तो ऐसा है कि जो व्यक्ति किसी दूसरे की बुराई करता है तो वह स्वयं की बुराई कर रहा होता है। उस वक्त ऐसा जो होता है रियलिटी में तो यही होता है, लेकिन दिखाई नहीं देता, है ना। ये रहेगा आपका। इसका अगला क्वेश्चन है आपका, किस्मत हमको रो लेवे हम किस्मत को रो ले हैं। इस पंक्ति में शायर की किस्मत के साथ तनातनी का रिश्ता अभिव्यक्त हुआ है, चर्चा कीजिए। ये रहेगा इसका पूरा आंसर। आंसर देख लेते हैं। कभी अपने भाग्य से कभी संतुष्ट नहीं रहा, किस्मत ने कभी उसका साथ नहीं दिया, वह अत्यधिक निराश हो जाता है, वह अपनी बदकिस्मती के लिए खींचता रहता है। दूसरे कभी कर्महीन लोगों पर व्यंग करता है, कर्महीन लोगों पर क्या करता है, कभी व्यंग करता है। वह अपने भाग्य से संतुष्ट नहीं है ना। किस्मत हमको रो लेवे, है ना। तो किस्मत को लेकर के उन्होंने ये बात कही है अपने बारे में ही। आगे आपसे टिप्पणी करने के लिए पूछा गया है, तो टॉपिक दिए गए हैं आपको 2। इन विषयों पर आपको टिप्पणी करना है। गोदी के चांद और गगन के चांद का रिश्ता, सावन की घटाएं व रक्षाबंधन का पर्व। तो ये रहे दोनों के आंसर। ये रहेगी आपकी गोदी के चांद से क्या आशा है, यानी कि गोदी के चांद और गगन के चांद का क्या रिश्ता है, उसके बारे में यहाँ पे इतना बताया गया है। इसके बाद होता है रक्षाबंधन का पर्व, है ना। रक्षाबंधन का जो पर्व होता है, सावन की घटाएं व उनका क्या संबंध होता है, किस प्रकार से इनको दोनों को, जैसे कि हमने आपको भी बताया कि रक्षाबंधन के पर्व के वो हाथ में राखी और बादल, है ना, बादल से जो रिलेट करता है जिस प्रकार से, तो पूरा बताया गया है यहाँ पे। ये रहेगा आपका यहाँ तक इसका आंसर। अगला क्वेश्चन है, इन रुबाइयों से हिंदी, उर्दू और लोकभाषा के मिली जुली प्रयोग को छांटिए। तो ये हिंदी के प्रयोग रुबाइयों के दिए गए हैं, आप देख सकते हैं, हिंदी के और उर्दू के, है ना। तो ये दोनों दिए गए हैं यहाँ पे। लोकभाषा के तीन ही तो पूछे गए हैं आपसे, हिंदी, उर्दू और लोकभाषा के मिले जुले प्रयोग को छांटिए। तो ये रहेंगे आपके, इन्हें देख लेंगे आप, है ना। इसके बाद देख सकते हैं, फिराक ने सुनो को रखो हो, है ना, और आदि शब्द मीर की शायरी की तर्ज पर इस्तेमाल किए हैं। ऐसी ही मीर की कुछ गज़लें ढूंढ कर लिखी है। तो आपको मीर की कुछ गज़लें लिखनी थी, तो यहाँ पे मैंने एक दे दी है और आगे भी दिया गया है, तो इसे आप पूरा कंप्लीट कर लेंगे। ये रही आपकी गज़ल। इसके बाद अगला क्वेश्चन दिया गया है आपको, कविता में भाव एक विचार होते हुए भी उसका अंदाजे बयां या भाषा के साथ उसका बर्ताव अलग अलग रूप में अभिव्यक्त पाता है। इस बात को ध्यान में रखते हुए नीचे दी गई कविताओं को पढ़िए और उनकी दी गई फिराक की गज़ल रुबाई में से समानार्थी पंक्तियां ढूंढिए। तो मैं तो चंद खिलौना ले हूँ सूरदास। तो आपको इनमें समानार्थी पंक्तियां ढूंढनी हैं। ये रहेंगे आपके, इनके सामने तो दिए ही गए हैं।
देख सकते हैं यहाँ पे आपको इनका उत्तर भी दिया गया है। देखिए, मैया मैं तो चंद खिलौना ले हूँ, आंगन में तुनक रहा है जिद आया है, बालक तो हुई चांद पे ललचाया है। तो इसका एक गजल या रुबाई रूप बना करके आपको इसका ये क्या होता है, समानार्थी पंक्तियाँ आपको बनानी है ना। गजल में क्या होता है, समानार्थ मतलब बनती है, उसकी लय निकलती है। ये रहेंगे आपके सभी के आंसर इनके यहाँ पे। अगला क्वेश्चन है आपका, बच्चे की हंसी सबसे ज़्यादा कब पूंजी है। तो जब माँ अपने बच्चे को उछल उछल कर प्यार करती है तो बच्चे की हंसी सबसे ज़्यादा पूंजती है ना। तो आपने भी देखा होगा, बच्चे को जब ऐसे ऊपर उठाते हैं तो जब ज़्यादा वह खुश महसूस करता है, तो जब वह ऊपर की ओर बार बार उछलता है तो वह रोमांचित हो उठता है ना, खुश हो जाता है। माँ बच्चे को किस प्रकार तैयार करती है। तो माँ बच्चे को छलकती हुई निर्मल और स्वच्छ पानी से नहलाती है, उसके बालों में प्यार से कंघी करती है, उसे कपड़े पहनाती है। सारे कार्य देखकर बच्चा बहुत खुश हो जाता है। तो ये तो आप स्वयं अपने अकॉर्डिंग भी लिख सकते हैं, क्योंकि सभी के साथ ऐसा घटित हुआ है। यहाँ पर रहेगा क्वेश्चन अगला, बच्चा किस वस्तु के कारण लालची बन जाता है। तो बच्चा जब चांद को देखता है, यहाँ पर देखिए श्री कृष्ण की ही बात पकड़ी जा रही है कि बच्चा जब चांद को देखता है तो उसका मन लालची हो जाता है, वह चांद को पकड़ने की जिद करता है, वह माँ से कहता है कि मुझे यही वस्तु चाहिए। चांद को देखते ही उसका मन लालच से भर जाता है, मैया मैं तो चंद खिलौना ले हूँ। यहाँ पे यही बात की जा रही है। अगला रहेगा आपका, इश्क की फितरत को शायर ने क्या बताया है। तो इश्क की फितरत अर्थात आदत है, इससे व्यक्ति को कुछ प्राप्त नहीं होता है ना, प्राप्ति नहीं होती। व्यक्ति जितना पाता है उतना ही नवा देता है या गंवा देता है, इसलिए इश्क में कुछ पा लेना संभव ही नहीं है। किसी ने आज तक इसमें कुछ नहीं पाया, केवल खोया ही है, अपना चैन गंवाया है। तो ये रहेगा आपका इसका आंसर पूरा। इसके बाद देख सकते हैं, गोरखपुरी की रुबाइयों के कला पक्ष के बारे में बताइए। तो यहाँ पे इसका पूरा आंसर आपको दिया गया है। इन सभी क्वेश्चंस के आंसर को यदि आप कंप्लीट कर लेते हैं तो ये आपकी परीक्षाएं हैं उनमें बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। अगला क्वेश्चन भी दिया गया है। इसके बाद 14 नंबर पे आपको यहाँ पे इसका काव्य सुंदर करने के लिए कहा गया है। तो यहाँ पे कुछ पंक्तियाँ दी गई थी, 4 पंक्तियाँ दी गई हैं, इनका यहाँ पे काव्य सुंदर या इसका एक प्रकार से कहा जाए तो व्याख्या की गई है। तो इसको पढ़ लेंगे। आंगन में लिए चांद के टुकड़े को खड़ी, हाथों पे झुलाती हैं उसे गोद भरी, रह रह के हवा में जो लोका देती है, गूंज उठती है खिलखिलाती बच्चे की हंसी। ये वही बात है, अभी पिछले क्वेश्चन में पढ़ा हमने कि बच्चे को जब ऊपर उछलाया जाता है तो बच्चा बहुत खिलखिलाता है, हंसता है। तो ये रहेगा इसका आंसर। कवि बताता है कि माँ अपने चांद जैसे बच्चे को आंगन में लिए खड़ी है, वह हाथों से झूले में झुला रही है, वह उसे हवा में धीरे धीरे उछाल रही है, देखिए, है ना। तो ये इसका पूरा आंसर दिया गया है। इसका विशेष भी आप लिख सकते हैं, तो इसमें दिखाया गया है। विशेष अलग से लिखना चाहें तो पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार इसमें देखने को मिल रहा है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, फराक की रुबाइयों में उभरे घरेलू जीवन को के बिंबों का सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। इसका पूरा आंसर दिया गया है। देख सकते हैं कि फराक की रुबाइयों में ग्रामीण अंचल के घरेलू रूप का स्वाभाविक चित्रण मिलता है ना। फराक की रुबाइयाँ जो हैं, तो इन्होंने क्या किया है कि ग्रामीण अंचल जो है, ग्रामीण अंचल उसकी घरेलू रूप का स्वाभाविक चित्रण किया है। तो माँ अपने शिशु को आंगन में लिए खड़ी है, वह उसे झुलाती है, बच्चे को नहलाने का दृश्य दिल को छूने वाला होता है। इस प्रकार रहेगा आपका ये पूरा कंप्लीट। तो ये त्यौहार से भी जो ग्रामीण अंचल का घरेलू रूप जीवन होता है उससे रिलेट इन्होंने बताया है। अगला क्वेश्चन रहेगा आपका, रुबाइयों के आधार पर घर आंगन में दिवाली और राखी के दृश्य बिंब को अपने शब्दों में समझाइए। अपने अकॉर्डिंग समझा सकते हैं, यदि आप रुबाइयाँ समझते हैं तो, पाठ पढ़ा है तो समझा देंगे। देख सकते हैं, दिवाली में त्यौहार पर पूरा घर रंग रोगन से पुता हुआ है। माँ अपने नन्हे बेटे को प्रसन्न करने के लिए चीनी मिट्टी के जगमगाते खिलौने लेकर आती है। वह बच्चों के घर में दिया जलाती है। इसी तरह राखी के समय आकाश में काली काली बादल की हल्की घटा छाई हुई होती है। छोटी बहन ने पाँव में पाजेब पहनी हुई होती है जो बिजली की तरह चमक रही होती है, और इसी प्रकार राखी जो वह भाई की कलाई पर बांधती है वो भी चमक रही होती है जैसे कि बादलों में बिजली चमकती है। तो ये रहेगा आपका कंप्लीट। इसके बाद आपका अगला चैप्टर हम अगले वीडियो में कंप्लीट करेंगे। आपके जो पिछले अध्याय हैं 8वें नंबर का हो गया, यानी कि कवितावली, और सारे अध्याय जो 1 से लेकर आपके 8 तक, और ये 9वां आज कंप्लीट हो गया। इसके बाद हम अगले वीडियो, यानी कि सभी आपके कंप्लीट हो ही चुके हैं, तो आप इन्हें अच्छी तरीके से कंप्लीट कीजिए। सभी के आंसर सहित मैंने इसी प्रकार से बताए हैं। आप इसका PDF चाहते हैं तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए।
डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में।